सोचकर देखिए, एक पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट का केस और उसकी किस्मत टिकी हो सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर, एक फोटोकॉपी पर। तो चलिए आज इसी दिलचस्प मामले की तह तक चलते हैं। यही वो बड़ा सवाल है जो इस पूरे कानूनी मामले के केंद्र में है। एक ऐसा सवाल जो एक पारिवारिक झगड़े को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक ले आया। तो कहानी शुरू होती है एक परिवार से। एक तरफ है बहन जो केस लेकर अदालत गई और दूसरी तरफ है उसका भाई जिसके खिलाफ ये केस है। आइए जल्दी से देखते हैं कि हुआ क्या था। 1998 में बहन ने भाई के नाम एक पावर ऑफ अटॉर्नी या POA बनवाई। इसका सीधा सा मतलब है कि आप किसी और को अपनी तरफ से कानूनी काम करने का अधिकार दे रहे हैं। फिर 2007 में भाई ने इसी POA का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी बेच दी। जैसे ही बहन को ये पता चला, उसने फौरन POA रद्द किया और सीधा कोर्ट पहुंच गई। और देखते ही देखते सालों बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने था। और यहाँ से शुरू होती है असली कानूनी पहेली। वो मूल पावर ऑफ अटॉर्नी जिस पर सब कुछ टिका हुआ था, वो गायब है। और यकीन मानिए, कानून की नज़र में ये एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है। अब देखिए यहाँ मामला कितना दिलचस्प हो जाता है। एक ही दस्तावेज की दो अलग अलग कहानियां हैं। बहन कहती है, मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी की देखभाल का अधिकार दिया था, बेचने का बिल्कुल नहीं। वहीं भाई कहता है, नहीं, मुझे तो बेचने का पूरा अधिकार था, और ये देखिए मेरे पास इसका सबूत है, एक नोटरी द्वारा प्रमाणित फोटोकॉपी जिसे अदालत में एग्जिबिट B2 कहा गया। तो सोचिए, भाई का पूरा केस, उसकी पूरी दलील सिर्फ और सिर्फ इस एक फोटोकॉपी पर टिकी हुई है। मतलब अगर अदालत इस कॉपी को सबूत मान लेती है तो वो जीत जाएगा, वरना केस खत्म। तो सवाल ये उठता है, कानून क्या कहता है इस बारे में? जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही ना हो तो क्या अदालत एक कॉपी को मान सकती है? चलिए अब इस केस की डिटेल से थोड़ा हटकर समझते हैं कि सबूतों के बारे में हमारा कानून कहता क्या है। अब हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के उन जरूरी नियमों की जो ये तय करते हैं कि कोर्ट में दस्तावेजों को सबूत के तौर पर कैसे देखा जाता है। देखिए, कानून का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है, हमेशा मूल दस्तावेज मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही प्राथमिकता दी जाती है। इसे कहते हैं प्राइमरी एविडेंस। ये सबसे पक्का, सबसे भरोसेमंद सबूत माना जाता है। सिंपल। लेकिन अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो जाए या ना मिले तब क्या? यहाँ पिक्चर में आता है सेकेंडरी एविडेंस, जैसे कि एक फोटोकॉपी। पर एक बात याद रखना जरूरी है, ये एक अपवाद है, नियम नहीं। इसकी इजाजत सिर्फ कुछ खास और ठोस वजहों से ही दी जाती है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसे ही कोर्ट में आकर नहीं कह सकता कि मैं तो ओरिजिनल की जगह कॉपी ही इस्तेमाल करूंगा। नहीं, पहले अदालत को ये साबित करना होता है कि आखिर मूल दस्तावेज क्यों पेश नहीं किया जा रहा है। तो चलिए अब उस 2 चरण वाले कानूनी टेस्ट को समझते हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों के लिए तय किया है। यही टेस्ट तय करता है कि फोटोकॉपी को सबूत माना जा सकता है या नहीं। ये एक 2 स्टेप्स वाली प्रक्रिया है। पहला कदम, आपको ये साबित करना होगा कि एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सच में मौजूद था और उसे पेश न कर पाने की एक जायज वजह है। दूसरा कदम, ये साबित करना होगा कि जो फोटोकॉपी दिखाई जा रही है वो उस ओरिजिनल की हूबहू और सही नकल है, और ये दोनों शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं, एक भी कम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को बिल्कुल साफ शब्दों में समझाया है। आसान भाषा में कहें तो पहले मूल दस्तावेज का हिसाब दो, उसके बाद ही फोटोकॉपी की बात करना। और इस मामले में भाई पहले ही कदम पर चूक गया। अदालत ने पाया कि मूल पावर ऑफ अटॉर्नी के गायब होने के बारे में उसकी कहानी में कई झोल थे और वो भरोसे के लायक नहीं थी, यानी वो इस कानूनी टेस्ट की नींव ही नहीं रख पाया। तो चलिए अब इस कानूनी पहेली के अंत पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि सबूतों के इन नियमों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या फैसला सुनाया। फैसला बिल्कुल साफ था। चूंकि भाई अदालत में अपनी फोटोकॉपी को कानूनी तौर पर सही साबित नहीं कर पाया, तो वो ये भी साबित नहीं कर सका कि उसके पास संपत्ति बेचने का अधिकार था। इसलिए अदालत ने उस बिक्री को ही अवैध घोषित कर दिया। कानून की नज़र में उस 2 चरण वाले टेस्ट में फेल होने का मतलब ये था कि अदालत को उस फोटोकॉपी को पूरी तरह से नज़रअंदाज करना पड़ा। कानूनी तौर पर यह ऐसा था